बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज़ है। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट में होता ये है, हम इसमें जब टू वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाइड करते हैं तो रिजल्टेंट में हमें वेक्टर क्वांटिटी ही ऑब्टेन्ड होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में क्या था, हम टू वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाइड कर रहे थे लेकिन आंसर स्केलर आ रहा था। लेकिन इसमें जब हम टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमें क्वांटिटी आंसर में वेक्टर क्वांटिटी ही ऑब्टेन्ड होती है। इसी वजह से हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पर दरमियान में सिंबल क्रॉस की यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा। अब क्योंकि हमें पता है कि इसका आंसर वेक्टर आएगा, ये सारी चीज़ तो स्केलर लिखी हुई है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने का एक मेथड ये भी होता है कि हम उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम जो यूनिट वेक्टर यूज़ कर रहे हैं उसकी सिंबल एन कैप लिखी है, एंड हेयर एन कैप शोज़ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी आपके पास इक्वल होगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये वेक्टर फॉर्म है किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की। इसकी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, इनको जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहली ये कि अगर पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो थीटा 0 डिग्री होगा। अब अगर हम बच्चों यहाँ पर थीटा 0 डिग्री पुट करें तो साइन 0 पे क्या होगा, 0 होगा। अगर साइन 0 पे 0 होगा तो ये पूरी टर्म आपके पास, ये जो सारी चीज़ लिखी है ये आपका 0 की कुल आ जाएगी, ये पूरी टर्म 0 होगी। और 0 को जब हम एन कैप से मल्टीप्लाइड करेंगे यानी ए बी साइन 0 की वजह से ये पूरी टर्म 0 होगी और साथ में एन कैप बच गया। और जब हम 0 को एन कैप से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इट बिकम नल वेक्टर। इसको नल वेक्टर को हम 0 के ऊपर एरो के साइन से शो कर देंगे। इसी तरह जिस तरह साइन 0 पे 0 होता है, इसी तरह साइन 180 पे भी उसकी वैल्यू 0 ही होती है, तो ये फिर अगेन 0 होगी। इसको नल वेक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर नल वेक्टर ही आएगा। अब इसमें जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उनको दोबारा जल्दी से देखें। देखिए, जब ये एमसीक्यू आएगा ना आपका, ना द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, तो आप लोगों ने ऑप्शन 0 नहीं चूज़ करना। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर का आपका आंसर जो बनेगा वो नल वेक्टर होगा। इसी तरह द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर का आंसर भी नल वेक्टर ही होगा। लेकिन अगर एमसीक्यूज पेपर में ये आ जाता है, वो आपसे पूछता है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज़ कर लेता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड की वर्ड है, ऑफ टू पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात करें। तो अब आप मुझे बताएं आप यहाँ ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे। अब जब मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ होगा तो आप लोगों ने बच्चों 0 ऑप्शन चूज़ करना है। अब नल वेक्टर आप लोगों ने ऑप्शन चूज़ नहीं करना। तो पैरेलल वेक्टर्स हों या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों, देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 0। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ध्यान से स्टेटमेंट को देखें कि मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ हो रहा है या मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा। आगे चलते हैं। अगर बच्चे परपेंडिकुलर वेक्टर हों तो थीटा 90 होगा, और साइन 90 जब पुट करेंगे तो साइन 90 पे 1 होता है, तो ए बी इंटू क्या हो जाएगा, एन कैप आ जाएगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आप कब चूज़ करेंगे, जब बच्चों आपसे पूछेगा द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। सेम बात अगर इस चीज़ में वो आपसे पूछता है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अब इसमें क्या ऑप्शन आप चेंज करेंगे। अगर वो मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ करेगा तो फिर आप साथ में एन कैप को शो नहीं करेंगे, फिर बच्चों सिंपल क्या लिखा जाएगा, ए बी इसके साथ लिखा जाएगा। बस ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। आगे इसके यूनिट वेक्टर्स को देखते हैं। यूनिट वेक्टर्स को आसानी से मेमोराइज करने के लिए इसको हम स्टैंडर्ड सर्कल बोलते हैं। मैंने बच्चों एक स्टैंडर्ड सर्कल बनाया है और उसके बाद मैंने आई, जे और के को लिखा है, और किस डायरेक्शन में लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको याद रखने का आसान सा तरीका ये होता है कि आप आई से आप जे की तरफ मूव करें, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। अब इसका आंसर क्या होगा, जो बाकी चीज़ बच गई है, तो बाकी क्या चीज़ बच गया है, के। तो आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए किसकी इक्वल होगा, के। अब जे तक पहुंच चुके हैं, अब जे से आगे चलें, जे क्रॉस के करें, और जे क्रॉस के किसकी इक्वल होगा, आई की इक्वल होगा। अब आप लोगों ने कहाँ पर एंड किया है, के पे। अब के क्रॉस आई अगर आप करेंगे तो योर के क्रॉस आई मस्ट बी इक्वल टू जे की इक्वल होगा। ठीक होगी बात। अब ये तो सारी बातें थी एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए, लेकिन बच्चों अगर इसी डायग्राम में लेट्स से आप लोग क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ये अब जो मैं एरोज़ इस पर मैंने लगाए हैं, ये वाले सारे एरोज़ जो हैं वो क्लॉकवाइज एरोज़ हैं। अब ज़रा देखिएगा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जे क्रॉस आई लिखा हुआ है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, जे क्रॉस आई जो है वो तो क्लॉकवाइज आप आ रहे हैं, और जे क्रॉस आई किसकी इक्वल होना चाहिए, जो बाकी चीज़ बच जाती है उसी की इक्वल होगा, के की इक्वल होगा। लेकिन क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से हम इसके साथ साइन कौन सा लगा रहे हैं, नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। दोबारा आप लोगों ने आई पे एंड किया है, तो आई क्रॉस के देखें, आई क्रॉस के बाकी क्या बच गया, जे की इक्वल होगा।
लेकिन क्लॉकवाइज की वजह से माइनस अगेन। इस तरह बच्चे आपका के क्रॉस जे जो बनेगा, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई होगा और अगेन माइनस ड्यू टू क्लॉकवाइज। अब इनके छोटे छोटे एमसीक्यूज जो आते हैं उनको जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखिए बच्चे, पहला एमसीक्यू से ये आ सकता है, सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है कि योर के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं योर के क्रॉस आई मस्ट बी इक्वल टू जे के इक्वल होगा। एक तो सीधा से ये एमसीक्यू यूँ आ सकता है। दूसरा एमसीक्यू ये आ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है, लेट से वो आपसे पूछता है कि आई क्रॉस जे एंड के कैप में एंगल बताएं। यानी वो क्या पूछ सकता है, आई क्रॉस जे एंड के कैप में एंगल आपसे पूछेगा। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात डिस्कस की थी, एक इक्वल वेक्टर का मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था। इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होती है और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। अब आप मुझे बच्चों ये बताओ, ये जो दरमियान में इक्वल लगा हुआ है, ये क्यों इक्वल लगा हुआ है? क्योंकि इसके दोनों साइड पे जो वेक्टर्स हैं वो आपस में बिल्कुल इक्वल वेक्टर्स हैं। अब देखो, अगर ये दोनों साइड्स पे इक्वल वेक्टर्स हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आई क्रॉस जे और किस में एंगल पूछ रहा है, के में। तब इस साइड पे जो कंप्लीट वेक्टर लिखा हुआ है और इस साइड पे जो वेक्टर लिखा हुआ है, अगर वो इक्वल वेक्टर्स हैं तो इन दोनों के दरमियान में अब मुझे बताओ एंगल क्या होगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 0 डिग्री। क्योंकि ये दोनों साइड्स पे कौन से वेक्टर्स हैं? इक्वल वेक्टर्स हैं, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है। तब ये 6 एमसीक्यूज हो गए। इस साइड का इनमें से किसी भी दूसरी साइड के साथ एंगल पूछे तो वो 0 डिग्री होगा। कुछ बच्चे अक्सर यहाँ पर आकर गलती करते हैं। लेट से इसको देख लें, ये लिखा हुआ है ना आई क्रॉस के, लेट से लिखा हुआ है। तो आई क्रॉस के का जब एंगल पूछा जाता है ना माइनस जे के साथ, तो बच्चे इस माइनस की वजह से कह देते हैं एंगल 180 डिग्री होगा। तो देखें ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब इसके साथ माइनस साइन लगाएंगे तो इक्वालिटी होल्ड करती है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आई क्रॉस के का माइनस जे के साथ भी एंगल जो बनेगा वो अगेन बच्चों कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री ही होगा। तो इन शॉर्ट इन 6 के एंगल जो बनते हैं एक दूसरे के साथ वो कितने डिग्री होंगे? 0 डिग्री होंगे। और इधर 0 डिग्री एंगल उस वक्त बनेगा जब इस माइनस साइन को हम उसके साथ इंक्लूड बिल्कुल करेंगे। तो एक बात होगी। एंगल के बाद दूसरा एमसीक्यू बच्चों ये आ सकता है कि वो आपसे पूछ सकता है, लेट से इसको देख लेते हैं, वो आपसे पूछ सकता है के क्रॉस जे की मैग्नीट्यूड बताएं। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब हम के क्रॉस जे को भी तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम होगा। अब ज़रा देखें, के क्रॉस जे इक्वल किसके इक्वल होता है? माइनस आई के साथ इक्वल होता है। और हमें पता है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड बनेगी वो आपके पास किसकी इक्वल होगी? +1 होगी, क्योंकि वेक्टर यहाँ पर माइनस साइन हो या प्लस साइन हो, जब हम उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो साथ में साइन कौन सा? पॉजिटिव साइन ही यहाँ पर आएगा। तो इट मीन्स कि अगर आपसे पूछता है के क्रॉस जे की मैग्नीट्यूड, वो भी +1 है। इसी तरह किसी एक की ले लें, इसकी देख लें। अगर आपसे पूछता है जे क्रॉस आई की मैग्नीट्यूड बताएं, तो जे क्रॉस आई किसकी इक्वल है? माइनस के, और माइनस के की मैग्नीट्यूड भी किसकी इक्वल है? 1 के ही इक्वल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए, एक बहुत बेसिक से मैंने एमसीक्यू लिखा है, आपसे पूछ रहा है वो कि आई क्रॉस आई प्लस के क्रॉस के किसके इक्वल है? अब ये चीज़ बताएं। अभी हम लोगों ने 2 डिफरेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पर हम लोगों ने सिमिलर वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की बात की हुई है। तो आप लोगों ने बच्चों जल्दी से एक बात याद रख लेनी है कि आई क्रॉस आई आपसे पूछे, जे क्रॉस जे आपसे पूछे, या पेपर में आपसे वो के क्रॉस के की अगर कभी बात करें, तो इन सब का आंसर अक्सर बच्चे जल्दी में 0 चूज़ कर लेते हैं। क्योंकि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के वेक्टर्स हैं, जिसका आंसर 0 आप चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल ठीक नल वेक्टर हम चूज़ करेंगे। लेकिन अगर इनमें से किसी की भी मैग्नीट्यूड पूछ ले, आई क्रॉस आई की मैग्नीट्यूड पूछता है, जे क्रॉस जे की पूछता है, या के क्रॉस के की पूछेगा, तो उसका बच्चों आप लोगों ने आंसर फिर क्या चूज़ करना है? 0। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो आंसर याद रखना है, हमारे पास नल वेक्टर आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई क्रॉस आई हम लोगों ने पढ़ा था 1 होता है प्लस, और के क्रॉस के ऊपर लिखा हुआ है किसकी इक्वल है? नल वेक्टर की इक्वल है। अब बच्चे अक्सर जल्दी में गलती करते हैं कि 1 + 0, वो आंसर सी ऑप्शन चूज़ कर देते हैं। तो सी इसका ऑप्शन इनकरेक्ट काउंट होगा, सी इसका ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन क्यों नहीं है? 2 छोटी सी बातें हम ज़रा सीखें जल्दी से। देखिए बच्चे, जो स्केलर और वेक्टर्स होते हैं, आप लोगों ने याद रखना है कि स्केलर और वेक्टर्स की आपस में, इन दोनों की आपस में बात हो रही है। स्केलर और वेक्टर्स की आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ। यानी जो स्केलर्स होते हैं उनको वेक्टर साथ ना ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो स्केलर और वेक्टर्स होते हैं, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाइड करना पॉसिबल है। यानी स्केलर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसकी मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मोमेंटम को आप ज़रा देखें, मोमेंटम का फॉर्मूला P = mv होता है। देखिए वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं,
वहाँ पर मास एक स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, तो आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाइड तो कर रहे हैं मोमेंटम में, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन स्केलर की वेक्टर के साथ पॉसिबल है, जिस तरह मोमेंटम में हम देख रहे हैं, लेकिन स्केलर की वेक्टर के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। चलिए ठीक हो गया। अब अगर हम ये बात करते हैं कि हम 1 को 0 यानी 0 तो है नहीं, ये नल वेक्टर है, तो मुझे बताओ क्या 1 एक स्केलर है, ये आपका स्केलर हो गया और ये चीज़ आपका वेक्टर है, क्या स्केलर को वेक्टर में ऐड किया जा सकता है? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन फिर हम क्या ही चूज़ करेंगे? नॉट पॉसिबल हम ऑप्शन चूज़ करेंगे, हम इसका आंसर जो है वो 1 चूज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ आप लोगों ने देख ली। नीचे एक बेसिक डायग्राम मैंने बनाई है, इसको जल्दी से हम रिवाइज़ करते हैं। देखिए बच्चे, आपका कोई वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, इन दोनों के दरम्यान में एंगल थीटा बन रहा है और हमें पता है कि यहाँ पर जो एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी बच्चों हम बिटवीन टेल्स लेंगे। अगर ये एंगल बिटवीन टेल्स है तो इसकी रेंज भी 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ही होगी। ये बात वही पुरानी बात, डॉट और क्रॉस में ये बात कॉमन है। इसी तरह अगर आप देख रहे हैं तो इन दोनों की टेल्स के दरम्यान में एंगल थीटा बन रहा है। अब जो ए क्रॉस बी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और आप लोगों ने याद रखना है कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है ना, अगर वो बात करता है कि हम इसकी डायरेक्शन किससे फाइंड करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है उसके लिए हम जो रूल यूज़ करते हैं वो राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। डायरेक्शन के लिए आप लोगों ने राइट हैंड रूल यूज़ करना टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये बात आप याद रखेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे? राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड रूल क्या है? हम फर्स्ट वेक्टर्स के ऊपर राइट हैंड की फिंगर्स को रखते हैं, उसको सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे थ्रू स्मॉलर एंगल, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जिस तरह अगर आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो इसमें ए फर्स्ट वेक्टर है, बी सेकंड वेक्टर है, तो आप ए के ऊपर फिंगर्स रखेंगे, उसको बी की तरफ कर्ल करेंगे थ्रू कौन सा एंगल? स्मॉलर एंगल। थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी दोनों बोर्ड के ऊपर लाई करते हैं तो ए क्रॉस बी जो होगा उसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड होगी, यानी बोर्ड से उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तब बच्चे ज़रा ये चीज़ ध्यान से देखें, अगर ए और बी दोनों बोर्ड के ऊपर लाई कर रहे हैं और ए क्रॉस बी आपकी तरफ लाई कर रहा है, यानी बोर्ड से आउटवर्ड लाई कर रहा है। अब मुझे बताएं कि ये तो बोर्ड से आउटवर्ड है, तो इसका बोर्ड के ऊपर जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सब के साथ एंगल कितनी डिग्री बनना चाहिए? बिल्कुल 90 डिग्री। आप ठीक कह रहे हैं, 90 डिग्री एंगल होगा। तो ए क्रॉस बी ये किसको शो कर रहा है? ए क्रॉस बी को शो कर रहा है। इसका ए के साथ और बी दोनों के साथ एंगल कितनी डिग्री बना? फिर 90 डिग्री। अब इसका एमसीक्यूज़ आप हल कर सकते हैं। आपसे पूछ रहे हैं एंगल बताएं ए क्रॉस बी और किस में? बी में। तो मुझे ये बताएं कि ए क्रॉस बी तो आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा था और ये ए और बी तो बोर्ड के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी का बी के साथ भी एंगल कितनी डिग्री है? 90 डिग्री है। और अगर एमसीक्यूज़ आता है ए क्रॉस बी का ए के साथ एंगल बताएं तो वो भी कितनी डिग्री है? 90 डिग्री ही है। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये है कि हम बोर्ड के ऊपर इस ए क्रॉस बी को आउटवर्ड डायरेक्शन में शो नहीं कर सकते। अब इसको फिर हम रिप्लेस करेंगे, इस आउटवर्ड डायरेक्शन को हम रिप्लेस कर रहे हैं अपवर्ड लाइन से। तो आप इमेजिन ये करोगे, ये जो हम अपवर्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एक्चुअली इसकी डायरेक्शन जो है वो किधर आ रही है? आउटवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन हम बोर्ड के ऊपर इसको अपवर्ड लाइन से शो कर रहे हैं। इसी तरह अब अगर आप लोगों ने जिस तरह ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाली है, इस तरह बच्चों अब हम बी क्रॉस ए की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अगर हम बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालेंगे तो अब आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर होगा वो बी काउंट होगा और सेकंड वेक्टर ए काउंट होगा। तब आप फिंगर्स किस पे रखेंगे? बी के ऊपर फिंगर्स रखकर उसको किसकी तरफ कर्ल करना है? ए की तरफ कर्ल करेंगे थ्रू कौन सा एंगल? स्मॉलर एंगल। अगेन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए मेरा बच्चा किधर आ रहा है? इन टू द बोर्ड आ रहा है। अगर वो इन टू द बोर्ड आ रहा है तो जिस तरह आउटवर्ड जब आ रहा था ए क्रॉस बी आउटवर्ड आ रहा है और बी क्रॉस से इन टू द बोर्ड आ रहा है। इन टू द बोर्ड अगर आ रहा है तो फिर बी क्रॉस ए के ए और बी दोनों की प्लेन के क्या आ रहा है? वो परपेंडिकुलर आ रहा है। यही वजह है कि बी क्रॉस ए का ए के साथ एंगल अगेन कितनी डिग्री बना? 90। और बी क्रॉस ए का बी के साथ भी एंगल 90 डिग्री हुआ, क्योंकि इस बी क्रॉस ए की डायरेक्शन इन टू द बोर्ड है। आउट ऑफ द बोर्ड कोई चीज़ हो, जिस तरह ए क्रॉस बी थी और जिस तरह बी क्रॉस ए इन टू द बोर्ड है, इस ए बी का उन दोनों के साथ एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। वही बात कि हम इन टू द बोर्ड शो नहीं कर सकते। जिस तरह आउट ऑफ द बोर्ड को आप लोगों ने अपवर्ड लाइन से बोर्ड के ऊपर शो किया है, तो इन टू द बोर्ड को हम किस लाइन से? डाउनवर्ड लाइन से शो करेंगे। अब एक चीज़ ज़रा गौर से देखें। अब अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में कितने डिग्री एंगल होगा, तो बिल्कुल क्लियर सी बात है
कि ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में तो एंगल कितनी डिग्री है, 180 डिग्री है। यही वजह है कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्या है, बी क्रॉस ए है। और इनकी इनइक्वालिटी की रीज़न अगर आपसे किसी एमसीक्यूज में पूछता है तो इनइक्वालिटी की रीज़न अपोजिट डायरेक्शन बच्चों आप ऑप्शन में चूज़ करोगे। इनइक्वालिटी क्यों आ रही है, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। इसका मतलब ये भी हो सकता है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्योंकि नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए है, तो याद रखना है कि कम्यूटेटिव लॉ नॉट होल्ड इन किस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया था, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। और अगर ये एमसीक्यू आ जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ क्यों होल्ड नहीं करता, अब क्या आंसर करेंगे, डेफिनेटली आप आंसर करेंगे ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। यानी इस इनइक्वालिटी की वजह मैग्नीट्यूड नहीं है, इस इनइक्वालिटी की जो बेसिक रीज़न है वो अपोजिट डायरेक्शन है। अब ज़रा नीचे आए ना, इस चीज़ को देखें। देखिए मैंने ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल लिखी हुई है, बी क्रॉस ए की मैग्नीट्यूड की इक्वल है। मीन ये चीज़ मैग्नीट्यूड वाइज आपस में इक्वल है, तो फिर इनइक्वालिटी क्यों है, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। ठीक होगी बात। अब अच्छी चीज़ नोट करें, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी भी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाइड करें, किससे मल्टीप्लाइड करें, -1 से। -1 से मल्टीप्लाइड करने से डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होती है, बिल्कुल ठीक, मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होती। तो अब आप ज़रा ये देखें कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन हम डाउनवर्ड बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर इस बी क्रॉस ए को मैं -1 से मल्टीप्लाइड करूँ, किससे मल्टीप्लाइड करूँ, -1 से, तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसकी क्या चेंज होगी, डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखें बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, अब जब आप लोगों ने इसको माइनस से मल्टीप्लाइड किया है तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अब बच्चों अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि आप एंगल बताएं बी क्रॉस ए में और -b क्रॉस ए में, तो देखो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इन दोनों का आपस में जो म्यूचुअल एंगल बनेगा वो मुझे बताएं कितने डिग्री होगा, 0 या 180, बिल्कुल ठीक 180 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन भी बोर्ड के ऊपर हम अपवर्ड ड्रॉ कर रहे हैं और -b क्रॉस ए की डायरेक्शन भी हम किधर ड्रॉ कर रहे हैं, अपवर्ड ही ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी जो है उसकी और -b क्रॉस ए में एंगल कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। और अभी हम लोगों ने देखा है कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी आपस में क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी और -b क्रॉस ए की मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायग्राम से नज़र आ रहा है क्या सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। और ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। यही वजह है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा किसके, -b क्रॉस ए के। अब अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि ए क्रॉस बी में और -b क्रॉस ए में कितने डिग्री एंगल है, तो बहुत सारे बच्चे ये गलती ये करते हैं कि माइनस की वजह से 180 बोल देते हैं। बच्चे देखो यहाँ पर माइनस की वजह से ही तो इन दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या हुई है, सेम हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी में और -b क्रॉस ए में एंगल 180 नहीं है, बल्कि इन दोनों में एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री है। और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दरम्यान में इक्वल का साइन आ रहा है। ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान से देख लेनी है, ये बिल्कुल बेसिक सी डायग्राम है। आप डायग्राम का स्केच माइंड में रखेंगे तो इन क्वेश्चन का बहुत ईजिली आंसर कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने चंद एमसीक्यूज लिखे हैं, इनको आप जल्दी से रिवाइज करेंगे। मुझे बताएं कि ए क्रॉस बी जो है, मैं आपको एक आसान सी बात बताता हूँ। अब बच्चों यूँ याद रख लो, क्रॉस प्रोडक्ट जिन वेक्टर्स से मिलकर बना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जिन वेक्टर्स से मिलकर बना होगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होगा उन वेक्टर्स की प्लेन के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट जिन वेक्टर्स से मिलकर बना होगा उन वेक्टर्स की प्लेन के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ए क्रॉस बी किस किस से मिलकर बना है, ए और बी से। तो ए क्रॉस बी जो होगा उसका ए और बी दोनों के साथ एंगल कितने डिग्री बताया है, 90 डिग्री। यही बात आपसे कह रहा हूँ। अब देखिए आपसे पूछता है ए क्रॉस बी डॉट ए बताएं, तो आप ये ए क्रॉस बी को सिंगल वेक्टर कंसिडर करेंगे। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और इन दोनों का आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है। ए क्रॉस बी को आप सिंगल वेक्टर ट्रीट करेंगे क्योंकि ये रिजल्टेंट लिखा हुआ है। तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ आप लोगों ने पहली बात ये एंगल देखना है। तो मैंने क्या बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट जिन वेक्टर से मिलकर बना होता है उनके साथ उसका एंगल 90 डिग्री होता है। तो ए क्रॉस बी ए और बी से मिलकर बना हुआ है, तो ए के साथ इसका एंगल कितने डिग्री फिर बना, 90 डिग्री बना। और फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको एक सिंगल वेक्टर कंसिडर करेंगे क्योंकि ये रिजल्टेंट है। अब अगर इस वेक्टर और इस वेक्टर के दरम्यान में एंगल 90 डिग्री है तो दरम्यान में बच्चों कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट।
और 90 के एंगल के ऊपर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप 0 लिखेंगे। दोबारा देखें, बी क्रॉस ए बी किससे मिलकर बना हुआ है, बी और ए से मिलकर बना हुआ है। तब हमें पता है कि बी क्रॉस ए को हम सिंगल वेक्टर कंसिडर करेंगे। अब बी क्रॉस ए में भी ए रिपीट हो रहा है, तो बी क्रॉस ए का ए के साथ एंगल अगेन कितने डिग्री हुआ, 90, और 90 डिग्री पे बच्चों डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब अगर हमने दोबारा लिखा है मैंने आई क्रॉस जे डॉट आई, तो आई क्रॉस जे भी किस किस से मिलकर बना हुआ है, आई और जे से। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग आई क्रॉस जे का आई के साथ एंगल कितना बना, बिल्कुल 90 होगा, और 90 के एंगल के ऊपर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। नीचे आ जाए दोबारा, अब लिखे आई क्रॉस जे डॉट के लिखा हुआ है, तो मैंने रूल क्या बताया है कि आई क्रॉस जे का किसके साथ एंगल 90 है, आई के साथ उसका एंगल 90 है और जे के साथ एंगल 90 है। लेकिन यहाँ पर आगे ना आई लिखा हुआ है ना जे लिखा हुआ है, मीन हमें आई क्रॉस जे का के के साथ डायरेक्ट एंगल हमें इस तरह इसका आइडिया नहीं हो रहा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बहुत सारे मेथड हैं। आसान हल तो ये है कि आप इस ट्राइंगल से इसको हल करें। आप देखिए उसने आई क्रॉस जे लिखा हुआ है, आप ज़रा देखें आई क्रॉस जे आपका किसकी इक्वल आ रहा है, के की इक्वल आ रहा है। अगर बच्चे आपका आई क्रॉस जे के की इक्वल आ रहा है तो इसको सॉल्व करके के लिख लें, मीन इस सारे को सॉल्व कर लें। आई क्रॉस जे के की इक्वल आ रहा है, इसको के लिख लें, डॉट ये वाला के हो गया। अब बच्चे देखें के डॉट के किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ज़्यादातर ऑप्शन हमारे 0 से सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर नंबर तीनों डिफरेंट आ रहे हों और आई जे के की फॉर्म में हो, तो फिर ये वाले जो दो आप लोगों ने रूल्स लिखे हैं, क्लॉकवाइज के रूल्स हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज के रूल्स हैं, इन रूल्स को यूज़ करके आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ और ज़रा नोट करें, देखिए जो ए क्रॉस बी होता है ना, ये रिजल्टेंट है। तो आप लोगों ने बच्चे याद रखना है कि ए क्रॉस बी का आपके साथ ए के साथ एंगल पूछे, ए क्रॉस बी का बी के साथ एंगल पूछे, ए क्रॉस बी का ए प्लस बी के साथ एंगल पूछे, और ए क्रॉस बी का ए माइनस बी के साथ एंगल पूछे। ये 4 डिफरेंट एमसीक्यूज़ है। आपसे एंगल पूछ रहा है ए क्रॉस बी का ए के साथ, ए क्रॉस बी का बी के साथ, ए क्रॉस बी का ए प्लस बी के साथ या ए माइनस बी के साथ। असल बच्चे ये जो सारी चीज़ें हैं, ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सारे प्लेन में लाई करते हैं। लेकिन ये जो ए क्रॉस बी है वो इस प्लेन के किधर लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर लाई कर रहा है। अगर वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाई कर रहा है तो इनमें किसी के साथ भी एंगल फिर कितने डिग्री बनेगा, 90। मीन ए क्रॉस बी का ए के साथ भी 90, इसके साथ भी 90, ए प्लस बी के साथ भी 90 होगा और ए माइनस बी के साथ भी इसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री ही होगा। अब अच्छा हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ कंबाइंड एमसीक्यूज़ देखते हैं जो इन दोनों के इकट्ठे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें बात ये कर रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0, यानी 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है। देखिए जब आपको 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वो 0 कह रहा है तो यहाँ से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिल रही, मैंने स्केच भी किया है कि ए और बी ये ज़रूरी होगा कि फिर दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तभी तो ए डॉट बी जो होगा वो किसकी इक्वल आएगा, 0 की इक्वल होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मैंने है कि ए क्रॉस सी इक्वल टू नल वेक्टर। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर नल वेक्टर कब आएगा, जब ए और सी के दरमियान में एंगल 0 डिग्री होगा, मीन पैरेलल होंगे, या ए और सी के दरमियान में एंगल 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री मीन आपस में एंटी पैरेलल होंगे, उस वक़्त ए क्रॉस सी इक्वल टू नल वेक्टर आएगा। तो अब ज़रा देखें कि इस डायग्राम को अगर मैं इस चीज़ को स्केच करता हूँ तो ए और सी में एंगल या तो 0 डिग्री होगा, तो मैंने इसके साथ इसको पैरेलल बना दिया, या हमने देखा ए और सी में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखें ए और सी में मैंने एंगल 180 डिग्री भी शो कर दिए, तो ये इसके साथ पैरेलल भी हो रहा है और इसके साथ एंटी पैरेलल भी हो रहा है, क्योंकि नल वेक्टर आंसर दोनों केसेस में मैंने आपको पढ़ाया था, पैरेलल के केस में भी और एंटी पैरेलल के भी केस में। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन, इट मीन कि क्वेश्चन में आप लोगों से एंगल पूछ रहा है, एंगल बिटवीन बी एंड सी, यानी वो एंगल पूछ रहा है बी और किस में, सी के दरम्यान में। तो बिल्कुल आपको डायग्राम से बात क्लियर हो रही है कि बी और सी में इस साइड से आप एंगल देखें तब भी 90 डिग्री है बच्चे, इस साइड से अगर आप देखते हैं बी और सी में तब भी एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री ही बनेगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएँ तो आप कोशिश करें कि उन क्वेश्चंस को मैथमेटिकल सॉल्व करने की बजाय आप उनको स्केच कर लें, और स्केच करने के बाद आप उनका ईजिली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में बात कर रहे हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कोई से 2 वेक्टर्स गिवन है जिनमें से एक की मैग्नीट्यूड 4 है और एक की मैग्नीट्यूड, एक की 5 है और दूसरे की 4 है, और उनका जो रिजल्टेंट है वो 1 की इक्वल गिवन है। ये 2 वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है और उनका रिजल्टेंट 1 है। यूँ समझने कि R1 है,
इसको आप ए बोल दें, इसको मैं बी कह देता हूँ। अब कहते हैं व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, यानी उनके क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड आप लोगों से डिमांड कर रहा है। अब ज़रा इसको देखें कि उसने जो रिजल्टेंट किस मेथड से कैलकुलेट किया है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का, R = A - B। और अगर आपको याद है तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वाला फार्मूला हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब A और B के दरमियान में एंगल कितने डिग्री बताया था, बिल्कुल ठीक 180 डिग्री एंगल। जब एंगल 180 डिग्री होगा उस वक्त हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि यहीं इस फार्मूले से आंसर कैलकुलेट तो नहीं हो रहा। A की मैग्नीट्यूड अगर हम 4 यूनिट्स अज्यूम करते हैं, सॉरी 5 यूनिट्स उसने कि मैंने 5 यूनिट्स है, B की मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स है, तो 5 - 1 आंसर, 5 - 4 आंसर 1 आपके इक्वल टू आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में 5 और 4 दो आपके पास फैक्टर्स हैं कि मैग्नीट्यूड गिवन है, रिजल्टेंट 1 है, तो रिजल्टेंट 1 उसने इस फार्मूला से कैलकुलेट किया हुआ है। इससे हमें ये हिंट मिल जाएगा कि A और B जो 2 वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड्स गिवन हैं उनके दरमियान में बच्चों एंगल अब कितने डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में 5 और 4 का रिजल्टेंट 9 न्यूटन होता, कितना होता है 9 न्यूटन, तो फिर सोचें आपके पास एंगल कितने डिग्री होता है A और B में। उसमें देखें ज़रा वो 9 न्यूटन किस फार्मूले से आ रहा है, A + B से आ रहा है। अगर इससे रिजल्टेंट कैलकुलेट होता तो फिर एंगल कितने डिग्री होता, 0 डिग्री होता। ये हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ें डिस्कस की थी। खैर इस क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ। तो इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट 1 है, 1 इस फार्मूले से कैलकुलेट हुआ है तो एंगल 180 डिग्री होगा। अब इस A और B के दरमियान में आपसे क्या पूछ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज ही हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर 2 वेक्टर्स में एंगल 180 डिग्री हो तो देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0, यानी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 0 होगी और उसका जो अगर सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो उसका आंसर नल वेक्टर होगा। क्योंकि यहाँ पर 0 और नल वेक्टर की कन्फ्यूजन नहीं है तो इस वजह से आपका ऑप्शन हम क्या चूज़ करेंगे, डेल्टा ही ऑप्शन चूज़ करेंगे। ये हमारे प्रीवियस चीज़ों को यूज़ करके उसने क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये आप लोगों ने बात अब याद भी रखनी है। जो लास्ट लेक्चर में हमने चीज़ें पढ़ी थी, ये वाले जो फार्मूलाज पढ़े थे, इन फार्मूलाज को हम क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कंबाइंड भी क्वेश्चन ला सकते हैं। जिस तरह इस क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के कंबाइंड क्वेश्चन बनाया है। इसमें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट को प्रीवियस फार्मूलाज का लिंक किया है। जिस तरह कम्बिनेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, तो जब कोई क्वेश्चन आता है तो ये ना आप देखा करें कि क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है तो उसको सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट से ही सॉल्व करना है। आप किसी दूसरे टॉपिक से भी हेल्प लेकर उसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक और छोटा सा एमसीक्यू देखें। ए वेक्टर ए इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कोई वेक्टर ए है जिसकी डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो मैंने इसको भी प्लॉट ही कर दी है, मैंने ये शो कर दी है कि इस वेक्टर ए की डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। एंड बी इज़ अनदर वेक्टर, कोई दूसरा वेक्टर बी है, सच दैट ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड 0 गिवन है। देखिए ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड 0 कब होती है, बार बार आपसे रिपीट हो रही बात, ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि इसकी मैग्नीट्यूड 0 कब होगी, जब आंसर 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो ए के बारे में तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए की डायरेक्शन लॉन्ग एक्स एक्सिस है, और बी के बारे में इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि ए क्रॉस बी जो है वो क्योंकि 0 की इक्वल आ रही है उसकी मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड कब 0 आ सकती है, जब ए और बी आपस में या तो पैरेलल होंगे या फिर आपस में एंटी पैरेलल होंगे। तो बी को जब आप ए के साथ प्लॉट करेंगे तो आप इसको एक दफ़ा ए और बी को आपस में पैरेलल शो करेंगे और एक दफ़ा ए और बी को आप लोगों ने एंटी पैरेलल शो करना है, क्योंकि इससे ये नहीं पता चलता कि वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो हम डुअल अप्रोच को यूज़ करेंगे। इट मीन्स कि जो वेक्टर बी है वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बचे हो सकता है और वो अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है। अब उसके क्वेश्चन क्या है, देन बी कुड बी, क्वेश्चन ये है कि देन बी कुड बी, वेक्टर बी कैसा होगा उसके बारे में बताना है। तो मैंने क्या बताया, वेक्टर बी की डायरेक्शन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी हो सकती है और अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस भी हो सकती है। और हमें पता है कि अगर उसकी डायरेक्शन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी तो उसका जो जे के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा होगा उसके साथ प्लस आई होगा, और अगर उसकी डायरेक्शन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, सॉरी आई का जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ आई का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका प्लस साइन तब होगा जब उसकी डायरेक्शन लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, और आई का जो भी कोफिशिएंट होगा उसके साथ नेगेटिव साइन तब होगा जब उसकी डायरेक्शन लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। अब ये तो हमें कंफर्म हो गया है कि बी या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है या नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो अब हम क्या ये ए ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ए ऑप्शन में तो जे लिखा हुआ है और हमारा जो बी है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस तो नहीं है। सी ऑप्शन देखिए इसमें आई प्लस जे लिखा हुआ है,
जो वेक्टर b है वो तो एक लाइन के अलॉन्ग लाई कर रहा है ना। i प्लस जे का मतलब तो ये है कि वो प्लेन में लाई कर रहा है, वो प्लेन में तो लाई नहीं कर रहा, वो तो किसी एक्सेस के ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब कि ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता और सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो फिर बाकी ऑप्शन कौन सा बच गया? बीटा ऑप्शन बच गया है। बीटा ऑप्शन में देखें उसने -2i लिखा हुआ है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग b की डायरेक्शन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सेस है, तो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें आइडिया हो रहा है कि b जो है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है और अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी ऑप्शन होगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, वो कहते हैं कि 2 कहाँ से आ गया? आई वाली बात तो समझ आ रही है कि वो प्लस आई होगा या माइनस आई, दोनों में से कोई भी हो सकता है। 2 कहाँ से आ गया? तो बच्चे इस क्वेश्चन में 2 तो जैसे एक अजम्पशन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए और बी के बारे में की वैल्यूज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हमने यहाँ से जो आंसर करना है वो -i या +i को देख के आंसर करना है। इसका 2 लिखा हो, 3 लिखा हो या 4 लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो वेक्टर्स ए और बी हैं उनकी मैग्नीट्यूड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमें जस्ट उनके एंगल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा थ्योरम है, MCQs के लिए याद रखना है। अगर बच्चे ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड आपसे पूछी जाए और एंगल गिवन ना हो, मैंने इससे पहले जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो ए क्रॉस बी में मैं कह रहा था वेक्टर पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर्स के क्वेश्चन आपसे किए थे मैंने। लेकिन अब बात कर रहा हूँ कि अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, क्या वर्ड मैंने बोला था? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, तो फिर आप लोगों ने ऑप्शन याद रखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की इक्वल होगा। ये थ्योरम है जिसे हम प्रूव करते हैं FSC में कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप ऑप्शन चूज़ करेंगे और ये कब चूज़ करना है मैंने बताया, जब एंगल के साथ पैरेलल, एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर के वर्ड यूज़ नहीं होंगे, उस वक्त इसका आंसर आप चूज़ करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देखें, एक वेक्टर होता है जिसे हम नल वेक्टर कहते हैं। नल वेक्टर के बारे में पहली बात आपको याद है, हम कहते हैं कि ऐसा वेक्टर होता है जिसकी ज़ीरो मैग्नीट्यूड होती है बिल्कुल, और डायरेक्शन क्या होती है? आर्बिट्रेरी भी हम कहते हैं, या हम इसको दूसरा क्या बोलते हैं? नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ऐसा वेक्टर जिसकी ज़ीरो मैग्नीट्यूड हो और उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, ऐसे वेक्टर को हम बच्चे क्या बोलते हैं? नल वेक्टर कहते हैं। जल्दी से एक छोटा सा MCQ भी इसके साथ कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नल वेक्टर? आप बताएं इनमें से कौन सा नल वेक्टर है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल टू आर और a इक्वल टू -b गिवन है, यानी a जो है वो -b की इक्वल गिवन है। अगर उसको मैं इस फार्मूले में पुट करके जल्दी से सॉल्व करूं तो a की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? -b प्लस b। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर नल वेक्टर की इक्वल आ जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी इक्वल टू आर, और इस कंडीशन के ऊपर इसका आंसर क्या आ रहा है? नल वेक्टर आ रहा है। तो ये ऑप्शन ठीक बन सकता है। थोड़ा नीचे भी चेक करते हैं, लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। देखिए जब हम ओरिजिन ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी ओरिजिन है इस तरफ प्लस एक्सेस है, माइनस पॉजिटिव माइनस, तो ये जो ओरिजिन होता है, अब मुझे जल्दी से बताएं ना आप ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं? हम बिल्कुल 0 एंड 0 लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी 0 0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि नल वेक्टर जो होता है वो बेसिकली पोजीशन वेक्टर होता है। किस चीज़ का? ओरिजिन का, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो नल वेक्टर के बारे में ये बात भी हम बोलते हैं, ये पोजीशन वेक्टर होता है। किस चीज़ का? ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर भी इसे कहते हैं। ये बात भी ठीक है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तीसरे में लिखा है C इक्वल टू A क्रॉस B इफ़ A इज़, ये जो सिंबल है पैरेलल की सिंबल है, इफ़ A इज़ पैरेलल टू B। ये तो हम बार बार अभी बातें पढ़ रहे हैं कि अगर 2 वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू, बिल्कुल ठीक, नल वेक्टर की इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सारे नल वेक्टर हैं। अब इसमें बच्चे गलती जल्दी में ये कर जाते हैं, उनको जो कोई एक नज़र आता है नल वेक्टर वो उसी को चूज़ कर लेते हैं। तो इसमें देखा हम लोगों ने बारी बारी सबको डिस्कस किया है और सबका आंसर आपके पास जो आ रहा है वो नल वेक्टर होगा। तो फिर कौन सा ऑप्शन बनेगा? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, डेल्टा ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम के टॉपिक के ऊपर। इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने लिखा है बोर्ड पे कि इस बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा ए मीन बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फ़ा मीन बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगा जब बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फ़ा सिंबल है एंगुलर एक्सेलरेशन की, जब बॉडी का लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों 0 हो जाएंगे उस वक्त हम बोलेंगे कि जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं वो बॉडी किस इक्विलिब्रियम में है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। तो फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम बोथ लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब बच्चे आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ से देखा हुआ है F इज़ इक्वल टू ma होता है।
ये न्यूटन सेकंड लॉ की लीनियर फॉर्म भी इसे कहते हैं, दिस इज लीनियर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। अब अगर हम इस फार्मूले में ए को 0 पुट कर दें तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं जब लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा तो उस बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब फोर्सेस का सम भी किसके इक्वल होगा, 0 होगा। इसी तरह अगर इसी न्यूटन सेकंड लॉ की मैं रोटेशनल फॉर्म लिखूं तो टॉर्क इज़ इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा होगा। ये न्यूटन सेकंड लॉ की बच्चों लीनियर फॉर्म है और ये न्यूटन सेकंड लॉ की रोटेशनल फॉर्म है। अब अगर आप ज़रा देखें, अगर बॉडी का अल्फ़ा 0 पुट कर दें तो फिर टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जिस वक्त ए 0 होता है उस वक्त सम ऑफ फोर्सेस भी 0 होगा, और जब अल्फ़ा 0 होगा तो हम बोलेंगे सम ऑफ टॉर्क भी किसके इक्वल होगा, 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए ए और अल्फ़ा भी 0 होंगे, और जब ए और अल्फ़ा 0 हैं तो बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस का सम और बॉडी पर जितने भी टॉर्क कर रहे हैं उन सब का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इक्विलिब्रियम की टाइप्स को थोड़ा देखते हैं जल्दी से। इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम लफ्ज़ अब आपको क्लियर हो चुका होगा। इस इक्विलिब्रियम जब भी वर्ड यूज़ होगा इट मीन्स के एक्सेलरेशंस किसके इक्वल आने चाहिए, बॉडी के 0 ही होने चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए बेसिक कंडीशन आप लोगों ने पल्ले बांध लेनी है। तो इसकी पहली टाइप है कि स्टैटिक है और आगे इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है। तो स्टैटिक का वैसे मीनिंग क्या होता है, रेस्ट होता है। तो आपको याद होगा रेस्ट में तो एक्सेलरेशन क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी कब होगा, व्हेन बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट देन बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये तो सिंपल सी बात थी। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। डायनामिक तो मोशन का सेंस होता है। अब डायनामिक के आगे लफ्ज़ इक्विलिब्रियम भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई ऐसी मोशन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी जिस मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। और आप बच्चों सबको याद है कि वो कौन सी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, व्हेन बॉडी परफॉर्म, बिल्कुल ठीक, यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा तो बॉडी बिलोंग करेगा किस इक्विलिब्रियम से, डायनामिक इक्विलिब्रियम से। अब इशू ये है कि बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन 2 तरह की हो सकती है, क्योंकि मोशन की टू बेसिक टाइप्स हमारे पास, एक लीनियर मोशन है और दूसरी हमारे पास रोटेशनल मोशन है। इसको मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है और एक हमारे पास यूनिफॉर्म कौन सी, रोटेशनल मोशन है। अगर कोई बॉडी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से मूव कर रहा है, इस बात का बच्चे मतलब ये होगा कि उस बॉडी की जो लीनियर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी इस बॉडी की v कांस्टेंट है। अब ज़रा खुद सोचो, अगर बॉडी की लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो आपका क्या ख्याल है, उस बॉडी का जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो फिर क्या होगा, 0 होगा। अगर लीनियर एक्सेलरेशन 0 है तो उस पर लगने वाली सम ऑफ जो फोर्सेस होंगी, सम ऑफ फोर्सेस भी किसकी इक्वल होंगी, 0 होंगी। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है इट मीन उस बॉडी की v कांस्टेंट है, उसका a 0 होगा और सम ऑफ फोर्सेस भी 0 होंगी। तो ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं दैट बॉडी बिलोंग टू द ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बस आप लोगों ने याद रखनी कि अगर कोई बॉडी की v कांस्टेंट होगी तो वो बॉडी किस इक्विलिब्रियम से बिलोंग करेगा, ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि v मीन लीनियर वेलोसिटी है। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम हम यूज़ करते हैं वो ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। जिस तरह मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ए कार इज़ मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एमसीक्यू तो आता है वो कार किस इक्विलिब्रियम से बिलोंग करती है, तो दैट कार बिलोंग्स टू ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह इसकी यूनिफॉर्म मोशन की दूसरी कैटेगरी यहाँ पर जो लिखी हुई है वो है कि यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। अब यूनिफॉर्म रोटेशन मोशन कब होगी, अगर किसी बॉडी की बच्चे ओमेगा कांस्टेंट हो जाए। ओमेगा सिंबल होती है एंगुलर वेलोसिटी की। अगर किसी बॉडी की ओमेगा कांस्टेंट हो जाए, खुद सोचो अगर उसका ओमेगा कांस्टेंट होगा तो फिर अल्फ़ा 0 होगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर ओमेगा ही कांस्टेंट है तो अल्फ़ा 0 होगा। तो इस केस में फिर सम ऑफ टॉर्क भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म रोटेशन मोशन करे तो उसका ओमेगा कांस्टेंट होता है, अल्फ़ा भी 0 होगा और सम ऑफ टॉर्क भी 0 होंगे। देन बॉडी सेट टू बिलोंग किस इक्विलिब्रियम से, रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम से। तो ऐसा बॉडी जो यूनिफॉर्म रोटेशन मोशन करेगा वो किस से बिलोंग करेगा, वो रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम से बिलोंग कर रहा होगा। जिस तरह इसकी एग्जांपल में मैंने फ़ैन लिखा है, सपोज करें एमसीक्यूज़ यूँ आता है, ए फ़ैन इज़ रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एक फ़ैन है वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो उसका इक्विलिब्रियम अगर आपसे पूछता है तब चूज़ करेंगे रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम।
इसके साथ एक छोटा सा सब टॉपिक है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि देयर आर टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक फर्स्ट कंडीशन मैंने लिखी है और दूसरी का नाम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसके वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं, आप उन वर्ड्स को ज़रा ध्यान सुनिएगा। ये की वर्ड मैंने ऊपर लिखा है, अगर आपका एमसीक्यू होता है ना फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डील्स विद, ये की वर्ड है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डील्स विद। अगर ये वर्ड यूज़ होता है डील विद, तो आप लोगों के नीचे मोशन के ऑप्शन लिखे होंगे, तो आप लोगों ने फर्स्ट कंडीशन डील विद के साथ क्या वर्ड चूज़ करना है? लीनियर मोशन भी आप चूज़ कर सकते हैं, या लीनियर मोशन का दूसरा नाम आप सबको याद है वो ट्रांसलेशनल मोशन भी चूज़ कर सकते हैं। तो आपको एमसीक्यू समझ आ गई, ये की वर्ड है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर डील विद का वर्ड यूज़ होगा तो लीनियर और आप कौन सी मोशन? ट्रांसलेशन मोशन आपका ऑप्शन करेक्ट काउंट होगा। इसी तरह अगर आपका एमसीक्यू आता है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दोबारा वही वर्ड है डील विद, तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ अगर डील विद का वर्ड लिखा होगा तो आप लोगों ने ऑप्शन में क्या वर्ड चूज़ करना है? रोटेशनल मोशन। फर्स्ट कंडीशन के साथ लीनियर मोशन और सेकंड कंडीशन डील विद रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट बच्चे जल्दी से कीवर्ड देखें। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर कीवर्ड है कंट्रोल दी, अगर ये एमसीक्यू होता है ना फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंट्रोल दी वर्ड यूज़ होता है, तो नीचे डिफरेंट इक्विलिब्रियम के नाम लिखे होंगे। तो आप लोगों ने फर्स्ट कंडीशन के साथ अगर कंट्रोल दी की वर्ड यूज़ हो रहा है तो आप लोगों ने क्या ऑप्शन चूज़ करना है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर यही सेम एमसीक्यू आ जाए कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंट्रोल दी, तो आप लोगों ने बच्चे क्या चूज़ करना है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है पीछे कि अगर बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका ए ज़ीरो होगा। इट मीन कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बॉडी जब सेटिस्फाइड करेगा तो उसका ए ज़ीरो होगा, और ए ज़ीरो होना जब ज़ीरो हो जाता है तो भी हम लोगों ने पढ़ा था ए ज़ीरो होने से सम ऑफ फोर्सेस भी क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। तो चारों पॉइंट्स ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हैं। इसी तरह जब बॉडी रोटेशन इक्विलिब्रियम में होता है उसका अल्फ़ा भी ज़ीरो होता है और उस पर सम ऑफ टॉर्क भी क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। और आखिरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगेन फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम बॉडी मस्ट सेटिस्फाइड बोथ कंडीशंस, यानी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब होगा जब बॉडी सेटिस्फाइड किस कंडीशन को करेगा? बोथ कंडीशंस। जब बॉडी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा उस वक्त आपका बॉडी जो होगा वो किस इक्विलिब्रियम में होगा? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम इक्विलिब्रियम के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है इक्विलिब्रियम के, इसको देखें। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, यानी हम लोगों ने देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपका इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, यानी कैन नॉट भी बताना है ना। देखिए अगर किसी बॉडी पर टू फोर्सेस लग रही हो ना तो वो तो इक्विलिब्रियम बताना बहुत आसान सी बात है। जिस तरह आप लोगों ने मैट्रिक में ही बातें पढ़ी हैं, लेट से एक बॉडी है और अगर हम ये बोलें कि इस बॉडी पर टू फोर्सेस लग रही हैं, से एक 5 न्यूटन है दूसरी भी 5 न्यूटन है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी बॉडी पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रही हो तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा। यानी अगर टू फोर्सेस हों तो उसके कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए क्या ज़रूरी है? टू फोर्सेस बॉडी पर एक्ट कर रही हो, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो हम कह सकते हैं ये वाला बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अब इशू यहाँ पर ये है, अगर टू फोर्सेस होती तो बहुत आसान सा, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होती हम कहते वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है अगर उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होती। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चे आप ज़रा एक चीज़ नोट करें कि आपको 2 नहीं बल्कि 3 फोर्सेस गिवन है और उन फोर्सेस की डायरेक्शन के बारे में भी कोई आइडिया गिवन नहीं है। तो इशू ये है कि 2 नहीं बल्कि 3 फोर्सेस हैं और इन 3 फोर्सेस के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन कि आइदर इनकी डायरेक्शन कौन सी है ना। तो अब हम लोगों ने बताना है कि कौन सा सिस्टम ऐसा है जो इक्विलिब्रियम में हो सकता है और कौन सा सिस्टम ऐसा है जो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों ने एक अप्रोच यूज़ करनी है, उसको अब जल्दी से देख लें। इस केस में हम लोगों ने ये चेक करने के लिए कि कौन सा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज कैलकुलेट करने का मेथड ही होता है, रेंज में हम एक मैक्सिमम आंसर निकालेंगे और एक हम रेंज के अंदर मिनिमम आंसर निकाला करेंगे। मैक्सिमम आंसर निकालने के लिए आप लोगों ने जो 2 फोर्सेस होंगी जिनकी रेंज निकालनी है, उन दोनों फोर्सेस को सिंपली ऐड कर देंगे तो आपके पास उन 2 फोर्सेस का मैक्सिमम रिजल्टेंट आ जाएगा। और अगर आप उन दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी लार्ज में से स्मॉल को माइनस कर देंगे, तो उनका मिनिमम आंसर आ जाएगा। यानी मैक्सिमम आंसर निकालने के लिए आप लोगों को फार्मूला फिर क्या बना, हम दोनों को ऐड कर देंगे और मिनिमम आंसर निकालने के लिए हम उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। असल में ऐड उस वक्त करते हैं जब 2 फोर्सेस आपस में पैरेलल होती हैं और सब्ट्रैक्ट उस वक्त करते हैं जब 2 फोर्सेस आपस में एंटी पैरेलल होती हैं। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट उस वक्त फोर्सेस देती हैं जब आपस में पैरेलल हों।
और मिनिमम कब देंगी, जब वो दोनों फोर्सेस आपस में एंटी पैरेलल होंगी। तो इस फार्मूले से मैक्सिमम रिजल्टेंट आ जाएगा और इस फार्मूले से मिनिमम रिजल्टेंट आ जाएगा। इसी को हम रेंज बोलेंगे। अब ज़रा जल्दी से रेंज कैलकुलेट करते हैं। इस पहले क्वेश्चन की रेंज कैलकुलेट करते हैं। देखिए लेट्स से मैं इन पहले 2 वेक्टर्स की रेंज कैलकुलेट कर लेता हूँ, 5 न्यूटन की और 10 न्यूटन की। इन दो की रेंज कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो 5 + 10 कितना हो गया, 15 न्यूटन। इट मीन कि इन 2 फोर्सेस का जो मैक्सिमम आंसर आ रहा है वो 15 न्यूटन है। अब आप लोगों ने इनका मिनिमम रिजल्टेंट निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना है, यानी लार्ज में स्मॉल को माइनस कर देंगे तो 10 - 5 कितना हो गया, मिनिमम रिजल्टेंट इनका 5 न्यूटन आ गया। इस बात का बच्चों मतलब ये है कि अब हमारे पास जो 2 फोर्सेस, ये वाली 2 फोर्सेस हैं 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, इन 2 फोर्सेस का जो आंसर है वो 15 न्यूटन से लेकर 5 न्यूटन तक होगा। मीन इनका आंसर 5 न्यूटन से स्मॉलर भी पॉसिबल नहीं होगा इन 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट, और 15 न्यूटन से ग्रेटर भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ अभी हम लोगों ने यहाँ से सीख ली कि इन 2 फोर्सेस का जो आंसर है वो 5 न्यूटन से स्मॉल पॉसिबल नहीं है और 15 न्यूटन से ग्रेटर पॉसिबल नहीं है। इंक्लूडिंग 5 और 15, इनके दरमियान में जितने भी नंबर आते हैं, लेट्स से 5 न्यूटन है, दूसरा आपका 15 न्यूटन है, ये दोनों पॉसिबल हैं और इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ भी पॉसिबल हैं। 5 से स्मॉलर पॉसिबल नहीं है और 15 से ग्रेटर वैल्यूज़ जो हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। इसके लिए आप लोगों को मैंने क्या रूल बताया कि सबसे पहले उन तीनों जो आपको फोर्सेस गिवन है, कोई सी 2 फोर्सेस की आप रेंज कैलकुलेट करें। रेंज कैलकुलेट करना आपको सिखा दी है। अब उसके बाद ये कैसे गेस करना है कि ये वाला सिस्टम जिस पर 3 फोर्सेस लग रही हैं, ये सिस्टम में इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसके लिए बच्चों आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने जो रेंज कैलकुलेट कर ली है, आप ये देखें जो थर्ड वैल्यू बच गई है, जिसको आप लोगों ने रेंज की कैलकुलेशन में यूज़ नहीं किया, जिसने इस केस में वो 3 न्यूटन बच गई है। आप ये देखें जो थर्ड वैल्यू बच गई है, जिसको आप लोगों ने रेंज की कैलकुलेशन में यूज़ नहीं किया, अब ये चेक करें कि कहीं वो थर्ड आंसर उनकी रेंज में लाई करता है या रेंज में लाई नहीं करता। देखिए इस केस में आपका वैल्यू कितनी बनी, 3 न्यूटन, और हमारे पास इस क्वेश्चन की रेंज का जो सबसे मिनिमम आंसर है वो कितना है, 5 न्यूटन है। तो क्या 3 न्यूटन इनकी रेंज में लाई कर रहा है या रेंज में लाई नहीं कर रहा? तो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि 3 न्यूटन जो है वो इसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा। अब याद ये बात आप लोगों ने रखनी है कि अगर जो थर्ड वैल्यू बच जाएगी, जिसको रेंज की कैलकुलेशन में आप लोगों ने यूज़ नहीं किया, अगर वो रेंज के इनसाइड लाई कर जाएगी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। मैंने क्या बोला है कि अगर वो रेंज में लाई करेगी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन अगर वो थर्ड वैल्यू रेंज में लाई नहीं करती तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो सिंपल सा रूल है। अब बच्चों मुझे बताओ, ये जो थर्ड वैल्यू 3 न्यूटन आई है, क्या उसकी रेंज में लाई करती है? डेफिनेटली थर्ड वैल्यू रेंज में लाई नहीं करती। इट मीन्स कि जो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ए ऑप्शन जो है, दिस सिस्टम इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, एक तो ये मैं कन्फर्म हो गया कि ये ए ऑप्शन जो है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन भी है, इसलिए बाकियों को भी चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी जो सिस्टम है वो भी इक्विलिब्रियम में ना हो। जल्दी से चेक करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, किन की रेंज कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट 2 की या फर्स्ट और थर्ड की? किसी की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट और थर्ड की कैलकुलेट करें या फर्स्ट और सेकंड की कैलकुलेट करें, कोई सी भी 2 की रेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें अब मैं इन 2 की रेंज कैलकुलेट करता हूँ। अब जल्दी से मुझे बताइएगा, रेंज आप लोगों ने कैलकुलेट करना सीख ली। इन 2 की रेंज क्या बनेगी, 5 + 2 बिल्कुल 7 न्यूटन, और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितने न्यूटन हो गए, 5 - 2 करेंगे तो 3 न्यूटन। अब देखिए इन 2 की जो रेंज बनी है वो 7 न्यूटन से लेकर 3 न्यूटन तक है। अब जो वैल्यू बच गई है वो कौन सी, 3 न्यूटन है। तो अब मुझे बताएं 3 न्यूटन उसकी रेंज में लाई कर रहा है? बिल्कुल 3 न्यूटन उसकी रेंज में लाई कर रहा है। तो दिस सिस्टम कैन बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो थर्ड वैल्यू आप लोगों ने छोड़ी है वो उन 2 की रेंज में लाई कर रही है। इसका मतलब ये वाला सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इसको भी ज़रा जल्दी से चेक कर लें। चले अब इन 2 की रेंज निकाल लेते हैं। वो मैंने बताया ना, कोई सी भी 2 की आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। इन 2 की जल्दी से रेंज मुझे बताएं क्या बनेगी, 2 + 1 बिल्कुल 3 न्यूटन और 2 - 1 1 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 की रेंज कितनी है,
3 न्यूटन से लेकर 1 न्यूटन तक आती है। तो बाकी यहाँ पर क्या चीज़ बच गई, 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन इसकी रेंज के में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला सिस्टम भी किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि आप वो सिस्टम बताएं विच कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर आप चेक करें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होंगे या सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं, एक सब टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आप लोगों ने याद रखना है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज आए तो कितनी बताई हैं, 2। लेकिन अगर स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज आता है तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम 2 नहीं होती, बल्कि स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। और उनके नाम क्या हैं, पहली स्टेट का नाम स्टेबल इक्विलिब्रियम है, दूसरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और जो थर्ड है वो कौन सी है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में हम ये कहते हैं कि कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, व्हेन बॉडी कैन रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर हम किसी बॉडी को डिस्टर्ब करें और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर ले तो बॉडी किस इक्विलिब्रियम से बिलोंग करेगा, स्टेबल से। और अनस्टेबल फिर कौन सा होगा, अब जब बॉडी को आप डिस्टर्ब करते हैं एंड बॉडी कैन नॉट रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी बॉडी को आप लोगों ने उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब किया और अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर नहीं कर सकता तो हम ये बोलेंगे कि वो जो सिस्टम है दैट सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, वो सिस्टम फिर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसके जो एमसीक्यूज आते हैं उनको समझने की जल्दी से कोशिश करते हैं। मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ पर स्केच किए हैं, आप इन डायग्राम को ज़रा देखें, इससे आपको आइडिया उसका क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक ड्रॉ किया आपके सामने, ये ब्लैक कलर का बॉक्स है, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ये इसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट कह लें या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कह लें, वो हमें पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रही है, और वो ये इसकी बेस बनती है और इसकी बेस में से पास कर रही है। और ये जो आपके पास ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पड़ा हुआ है। अब मैंने इस पर जो फोर्स लगाई है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए मैंने इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाई है। जब बच्चे मैंने इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाई है तो इधर देखें कि ये पोजीशन 1 से, ये पोजीशन 1 से, ये पोजीशन 1 से किस पोजीशन 2 में चला गया। जब ये पोजीशन 2 में गया है तो अब इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है वो पहले से इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़, बिल्कुल पहले से क्या होगी, इंक्रीज़ हो गई है। इसकी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो पहले से इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन अब ज़रा ये चेक करें कि ये अब इसकी क्या चीज़ बनती है, बिल्कुल बेस है इसकी, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट जो है वो कहाँ से पास कर रहा है, इसकी बेस में से ही पास कर रहा है। अब ज़रा खुद सोचो, अगर मैं इसको यहाँ पर लाकर मैंने इसको डिस्टर्ब किया है और यहाँ पर लाकर मैं इसको फ्री करता हूँ तो बिल्कुल क्लियर बात है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करेगा, रिस्टोर कर लेगा। अब अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर रहा है तभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं और अगर बॉडी क्या करे, कैन रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर बॉडी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर लेगा तो बॉडी किस इक्विलिब्रियम से बिलोंग करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायग्राम है ये डायग्राम किस इक्विलिब्रियम की है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की है। अब हम यहाँ से हम अपने एमसीक्यूज जनरेट करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब बॉडी को मैंने डिस्टर्ब किया है तो उसकी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट हुआ है। अब देखिए हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, बिल्कुल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो आपका एमसीक्यूज यही आता है कि जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो जब बॉडी को आप डिस्टर्ब करें, जब तक उसकी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज़ करेगी, बॉडी बिलोंग्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी बात यह है कि अगर वो पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है तो हमें पता है कि अगर हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज़ हो रही है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी बॉडी की क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। और एक आखिरी पॉइंट आप लोगों ने ये भी याद रख लेना है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कि बॉडी उस वक्त तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या वेट उसकी कहाँ से पास करेगी, बेस में से पास करेगी। जब तक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसकी या वेट बेस में से पास करती रहेगी उस वक्त तक बॉडी किस इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज एंड लाइन ऑफ एक्शन वेट पास थ्रू दी बेस। बिल्कुल इस डायग्राम पे बच्चे गौर करें। सपोज करें ये एक ब्लॉक है जो वर्टिकल पोजीशन में पड़ा हुआ है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है
और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ उसका वेट है जो कि उसकी बेस में से पास कर रहा है। ये इसकी बेस है, बेस में से पास कर रहा है। अब देखिए इस ब्लॉक अपनी वर्टिकल पोजीशन में पड़ा है और मैंने इस ब्लॉक को डिस्टर्ब किया है। जैसे हम इस ब्लॉक को डिस्टर्ब करेंगे तो ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। देखिए अगर ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है तब क्या हो रहा है, एक पहले इसकी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट से, जब ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है तो ये नीचे की तरफ फॉल करने की कोशिश कर रहा है। जब ये नीचे की तरफ फॉल करने लगेगा तो खुद सोचें कि इसका जो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। लेट्स से इस पोजीशन में ब्लॉक है, तो जब ये नीचे की तरफ फॉल करने के लिए जा रहा है तो इसकी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। अगर इसकी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज़ करेगी जिस तरह यहाँ पर शो हो रहा है, तो अब मुझे बताएं कि क्या ये बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर सकता है। अगर यहाँ तक फॉल कर चुका है तब इसके रिस्टोर करने के कोई चांसेस नहीं हैं। और हमने क्या पढ़ा था, इफ़ अ बॉडी कैन नॉट रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो बॉडी किस से बिलोंग करेगा, दैट बॉडी बिलोंग्स टू दी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से बिलोंग करेगा। तो वही 3 पॉइंट्स इसके भी एमसीक्यूज बनेंगे जो मैंने स्टेबल में पढ़ाए हैं। अब जल्दी से देखें इसको। देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अब बच्चे मुझे अब ये बताएं कि हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। क्यों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, क्योंकि इसको जब हम लोगों ने इस पोजीशन से डिस्टर्ब किया है तो इस वक्त बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर नहीं कर पा रहा। तो अब आप ज़रा सोचें कि अगर ये बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो इसकी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसका ऑप्शन ये बनेगा कि जब बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा उस वक्त उसकी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से डिक्रीज़ करेगी। अगर हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज़ कर रही है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी ने भी क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। और थर्ड पॉइंट इसका क्या होगा कि जब बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो इस बॉडी की बेस तो ये वाली है, तो देखें इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट जो है अब इसकी बेस में से पास नहीं कर रहा। और अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट बॉडी का उसकी बेस में से पास नहीं करेगा देन बॉडी बिलोंग्स टू दी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आखिरी जो बच्चे इक्विलिब्रियम है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो होता है वो यूजुअली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, यानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इज़ यूजुअली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए है। इसमें ज़रा देखें कि सपोज करें एक बॉल है आपके पास और उस बॉल को आप ग्राउंड के ऊपर रोल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में हम ये कहते हैं कि सपोज करें आपके पास एक बॉल है और उस बॉल को आप ग्राउंड के ऊपर रोल कर रहे हैं। तो ग्राउंड के ऊपर जैसे जैसे बॉल रोल करती हुई जा रही है जिस तरह आपको डायग्राम में शो हो रहा है, तब ज़रा देखिए इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है वो तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। अगर ये बॉल पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर रोल करके चली भी गई है तो अब आप मुझे बताएं डायग्राम से देख के इसकी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट हुआ है। इसकी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसकी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बस ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आप बॉडी को डिस्टर्ब करें और डिस्टर्ब करने के बाद बॉडी के हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट ना हो, मीन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का कांस्टेंट रहे, देन बॉडी बिलोंग्स टू किस इक्विलिब्रियम से, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम से। और इस केस में अगर हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट है तो उस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी।